स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार साइंस की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट वीडियो तक हमने गतिज ऊर्जा को देख लिया था, गतिज ऊर्जा से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए थे और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जाओं के अंतर कार्य के बराबर आता है, किस तरीके से गतिज ऊर्जा कार्य में बदलती है, उन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा पर। तो देखो, मैंने आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताई है जब मैं ऊर्जा पढ़ाना था, ऊर्जा के बारे में 2-3 लेक्चर पहले, आप आई बटन में जाके भी देख सकते हैं कि वहां पे ऊर्जाओं के प्रकार इनके बारे में मैंने बताया था। स्थितिज ऊर्जा होती है वो वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित होती है या निहित होती है, जबकि गतिज ऊर्जा क्या होती है, वस्तु की गति के कारण संचित होने वाली ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। तो सबसे पहले सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि वस्तु की स्थिति के कारण, वस्तु की स्थिति के कारण संचित होने वाली ऊर्जा, संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब स्थिति के कारण कैसे संचित होगी, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। मेरे पास एक डस्टर है, देखना, ये मान लो मेरा जो हाथ है वो क्षैतिज सतह है, धरातल है, इस पे ये डस्टर रखा हुआ है, तो इसके पास में कौन सी ऊर्जा है, इसके पास में कोई भी ऊर्जा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कार्य ही नहीं कर रहा। जब कार्य करता है तो कार्य ही तो ऊर्जा में बदलता है, और ऊर्जा ही क्या होती है, ऊर्जा ही कार्य में बदल जाती है। कार्य ऊर्जा में बदलता है और ऊर्जा कार्य होती है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा की। अब इस डस्टर को मैं थोड़ा सा यहां से उठा लूं, उठा के ऊपर ले गया, अब ऊपर ले गया तो अब मैं इसको छोड़ूंगा तो छोड़ते ही मुक्त अवस्था में क्या ये यहां पे लटक जाएगा? नहीं लटकेगा। क्या होगा? अब यहां पे अगर मैं इसको पकड़ रखा हूं और हल्का सा मैं आराम से छोड़ दूं तो धरातल पे ये नीचे नहीं जाएगा, यहीं पे नहीं रह जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ऊंचाई पे ले जाऊं, अब छोड़ूं तो ये किधर आएगा? नीचे आने की प्रवृत्ति रहता है। इस वस्तु में, इस डस्टर में नीचे की ओर गति करने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात जब किसी वस्तु को धरातल से ऊपर की ओर उठाया जाता है तो उस वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक मुक्त करने पर, जब उसको छोड़ते हैं तो पृथ्वी की ओर खींचे चले आने की प्रवृत्ति होती है। कैसे? जब इसको हमने पकड़ रखा है तब इसके पास में कोई भी, मतलब ये नीचे नहीं आएगी, लेकिन इसके पास में ऊर्जा क्या होगी? स्टोर होगी। जैसे मैं इसको ऊपर लेके गया, इसके पास में ऊर्जा आ गई, कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। और जब मैं इसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ूंगा तो ये नीचे की ओर गति करेगा बल के प्रभाव में, और क्या करेगा? कार्य। तो वो स्थितिज ऊर्जा, इसके पास में स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, वो स्थितिज ऊर्जा इसमें किस रूप में बदल जाएगी? कार्य के रूप में बदल जाएगी। तो जब इसको ऊपर की ओर उठाते हैं तो इसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, गतिज ऊर्जा नहीं होती है। क्लियर है? अब यहां पर मान लो एक और एग्जांपल, एक स्प्रिंग लेते हैं, एक स्प्रिंग को मैं ऐसे खींचता हूं, खींचकर फिर उसको छोड़ता हूं तो वो वापस से अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है, वापस से आ जाती है। और उसी स्प्रिंग को यदि मैं दबा के फिर छोड़ दूं तो पुनः वो अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो उस स्प्रिंग में कुछ न कुछ ऊर्जा संचित निहित हो जाती है, और उसी ऊर्जा के कारण जब उसको छोड़ा जाता है तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए क्या करती है? कार्य करके और अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। और वो जो ऊर्जा संचित होती है वो ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। अर्थात किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित होने वाली ऊर्जा होती है, वो कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। अब यहां पे स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? कार्य का ही एक परिमाण है। स्थितिज ऊर्जा कार्य का ही एक परिमाण है। अब परिमाण कैसे? स्थितिज ऊर्जा मतलब जो कार्य होता है वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता किस रूप में आती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में आती है। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में
संचित या निहित हो जाती है, इस तरीके से रहती है। तो स्थितिज ऊर्जा समझ में आया कैसे है। अब दो एग्जांपल्स दिए थे मैंने, एक वस्तु को ऊपर की ओर खींचा जाए तो ऊपर की ओर खींचने पर नीचे की ओर गति करने की जो कार्य करने की, वापस नीचे आने के लिए जो कार्य करेगा वही कार्य उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो उस ऊर्जा को बोलते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है, मैंने नाम बताया था आपको बहुत सारे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। फिर दूसरे एग्जांपल पे हम बात कर रहे थे स्प्रिंग ऊर्जा। तो स्प्रिंग ऊर्जा के बारे में, स्प्रिंग की ऊर्जा होगी उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताता हूँ। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, अब ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास में एक वस्तु है, कोई भी, इस साइड बता, एक कोई भी वस्तु है, ये यहाँ पे धरातल पर रखी हुई, ये धरातल है, इस पे एक वस्तु रखी हुई है और इसका द्रव्यमान कितना है m। क्या इसकी नीचे की ओर गति करने की प्रवृत्ति है? नहीं। इसका मतलब इसके पास में कुल ऊर्जा कितनी है? शून्य। इसकी कुल ऊर्जा शून्य, ना तो स्थितिज ऊर्जा है और ना ही गतिज ऊर्जा है, तो इसकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कुल ऊर्जा बराबर होगी 0 इस ड्रॉप की। अब यदि इस द्रव्यमान को मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाऊं, यहां से ऊपर की ओर लेके चला गया, यहां पे m द्रव्यमान को कितनी हाइट पे, यहां से h ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर लेके चला गया? h ऊंचाई पर। क्लियर है। यदि इस वस्तु को धरातल से m द्रव्यमान के ब्लॉक को थोड़ा सा ऊपर ले गया, अब मैं इसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ूं तो इसमें नीचे की ओर आने की प्रवृत्ति है, और जब ये नीचे की ओर आएगा वो किस बल के प्रभाव में आएगा? गुरुत्वीय बल के प्रभाव में। गुरुत्वीय बल कौन सा होता है? m द्रव्यमान पर नीचे की ओर गुरुत्वीय बल लगता है mg। कितना गुरुत्वीय बल लगेगा? mg, क्योंकि द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या होता है? बल होता है। ठीक है। इस mg के प्रभाव में, बल के प्रभाव में ये कितना विस्थापित होगा? h विस्थापित होगा, और h विस्थापित होने में किया गया कार्य, वही कार्य इस वस्तु में किस, कौन सी ऊर्जा के रूप में संचित होता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। कौन सी ऊर्जा होगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर कि m द्रव्यमान के ड्रॉप को, m द्रव्यमान की वस्तु को धरातल से, m द्रव्यमान की वस्तु को धरातल से स्मॉल h ऊंचाई पर, स्मॉल h ऊंचाई पर ले जाने से उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा, उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है। इसमें संचित होने वाली स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, ये इस तरीके से आएगी स्थितिज ऊर्जा। अब देखो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और इस स्थितिज ऊर्जा का जो नाम है वो कौन सा है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो इसके बारे में बताता हूं, m द्रव्यमान। अब देखो ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो h ऊंचाई पर mg बल के प्रभाव में नीचे की ओर गति करने की प्रवृत्ति है, तो इसमें जो संचित होने वाली ऊर्जा होगी वो होगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो देखो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? बराबर होगी किए गए कार्य के, और किया गया कार्य बल के प्रभाव, mg बल के प्रभाव में h ऊंचाई तक, h गहराई तक जाने में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य कितना होगा? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर कितनी हो जाएगी? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, तो mg गुणा में h। mg तो बल हो गया और h ऊंचाई तक जाएगा तो आ जाएगा, कितना जाएगा? बराबर होगा mgh। ये हो जाएगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इस तरीके से हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डिफाइन कर सकते हैं। ये तो होगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात। अब यहां पर यदि स्प्रिंग में बात करें तो स्प्रिंग में जो संचित होने वाली ऊर्जा होगी वो कौन सी होती है? स्प्रिंग ऊर्जा। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा की। स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा की स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा किस तरीके से आएगी? अब देखो मैं आपको बताता हूं। मान लो एक स्प्रिंग है, मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये वाली इस तरीके से है, यहां पे रखी हुई। इस स्प्रिंग को मैं थोड़ा सा कंप्रेस करता हूं, कंप्रेस करके इधर से बल लगाता हूं और इधर से बल लगा के इसको दबाता हूं, तो ये स्प्रिंग हो जाती है ये। ठीक है, कितना विस्थापन हुआ इसमें? मान लेते हैं इस
स्प्रिंग में ऊपर से बल लगाया तो ये स्प्रिंग हो जाती है यहां पे, ठीक है, ये इस तरीके से इस स्प्रिंग में अब यहां तक आगे तो कितना विस्थापन हुआ, मान लेते हैं इसमें हुआ अक्ष विस्थापन, कि नीचे की ओर कितना F बल लगाया और F बल के कारण नीचे की ओर गई और इस स्प्रिंग में कितना विस्थापन हुआ, अक्ष विस्थापन हुआ। और इस स्प्रिंग का एक नियतांक होता है खुद का, और स्प्रिंग का जो नियतांक होता है उसे बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग नियतांक। और स्प्रिंग नियतांक का मान कितना, किससे लिखते हैं? स्प्रिंग नियतांक को K से लिखते हैं। तो जब किसी स्प्रिंग को बल लगाकर नीचे की ओर धकेला जाता है, संपीड़ित किया जाता है, ये स्थिति कौन सी है? संपीड़न की, ठीक है, संपीड़न या संपीड़ित किया जाता है, तो उस स्प्रिंग में कुछ ऊर्जा उस स्प्रिंग की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, और जब उसे छोड़ते हैं स्वतंत्रतापूर्वक तो वो ऊर्जा के द्वारा क्या किया जाता है? उस पर कार्य किया जाता है। तो स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य, अब देखो वो कार्य होगा ना, वो किसके द्वारा किया जाएगा? बाहरी बल से नहीं होता है। जब बाहरी बल से हम दबाएंगे तो वो इसमें अक्ष विस्थापन होने से इसमें किस रूप में आ जाएगी? स्प्रिंग ऊर्जा के रूप में आ जाएगी। किस रूप में आएगी? स्प्रिंग ऊर्जा। और यही स्प्रिंग ऊर्जा बाद में किसमें बदलती है? कार्य में बदलती है। तो ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? क्योंकि स्प्रिंग ऊपर उठेगी, ऊपर की ओर गति करेगी, तो कार्य किसके द्वारा हो रहा है? हमारे द्वारा या स्प्रिंग के द्वारा? स्प्रिंग के द्वारा। तो ये कार्य किसमें बदलेगी? स्प्रिंग द्वारा कार्य में बदल जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा या स्प्रिंग ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होगी? स्प्रिंग द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से होगी स्प्रिंग ऊर्जा। तो देखो थोड़ा सा यहीं पर बात कर लेते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ स्प्रिंग ऊर्जा। स्प्रिंग ऊर्जा होगी, स्प्रिंग ऊर्जा बराबर होगी स्प्रिंग द्वारा किए गए कार्य की, स्प्रिंग द्वारा किए गए कार्य। अब देखो स्प्रिंग द्वारा जो किया गया कार्य आ जाएगा वो कितना होगा? स्प्रिंग ऊर्जा। तो यहां से मैं इसको स्प्रिंग एनर्जी लिखता हूं, ये लो काइनेटिक एनर्जी और स्प्रिंग यहां पे लिख देता हूं। और इसकी जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? 1/2। जैसे गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 1/2 mv² होती है ना। तो m की जगह इसमें क्या यूज करती है? k, और v की जगह क्या आती है इसमें? दूरी। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/2 k अक्ष स्क्वायर। ये कौन सी ऊर्जा कहलाती है? स्प्रिंग ऊर्जा कहलाती है। तो स्प्रिंग ऊर्जा कितनी होगी? 1/2 k अक्ष स्क्वायर। और k होता है स्प्रिंग नियतांक, अक्ष होता है विस्थापन। अब देखो इनके मात्रक बताता हूं। k होता है वो होता है स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक। और इस स्प्रिंग नियतांक का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन/मीटर। ये ध्यान रखना। क्या होता है स्प्रिंग नियतांक का मात्रक? न्यूटन/मीटर। ये स्प्रिंग नियतांक आता कैसे, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। वो जब हम साइंस स्ट्रीम लेते हैं ना, फिजिक्स में 11th क्लास में करोगे तब पढ़ोगे आप इसके बारे में। अभी के लिए हमें बस इतना जानना जरूरी है कि ये होता क्या है स्प्रिंग नियतांक, और इसका मात्रक क्या होता है। अक्ष होता है वो क्या होगा? संपीड़न, या फिर इसको विस्थापन बोल सकते हैं। इसे बोलते हैं संपीड़न या फिर विस्थापन। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। तो इस तरीके से हम कौन सी ऊर्जा को डिफाइन कर सकते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और स्प्रिंग ऊर्जा इस तरीके से होगी, जो कि स्थितिज ऊर्जा का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने देख लिया। इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, स्प्रिंग ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से। उसके बाद में नेक्स्ट आगे टॉपिक पे चलेंगे हम। स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं दोनों। एक न्यूमेरिकल है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड है, और दूसरा न्यूमेरिकल है वो स्प्रिंग ऊर्जा से रिलेटेड है। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक विद्यार्थी 3 केजी द्रव्यमान की वस्तु, तो देखो द्रव्यमान दे रखा है वो 3 केजी दे रखा है। तो m की वैल्यू कितनी दे रखी है? m बराबर दे रखा है 3 केजी। पहले का आंसर कर रहे हैं 3 केजी दे रखा है ना, केजी में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं कि वस्तु को 3 केजी की वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर 50 सेंटीमीटर ऊंचे टेबल पे रखा है। जैसे मान लो ये 3 केजी की वस्तु है, इस वस्तु को मैं उठा लेता हूं यहां से और 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा के इस टेबल पे रख देता हूं, टेबल या फिर यहां पे लटका लेता हूं। तो जैसे ही ये नीचे धरातल पे रखी हुई है, इसके पास में कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन इसको h ऊंचाई तक ऊपर उठाएंगे। अब चलिए इसका द्रव्यमान है, उस
कौन सी ऊर्जा संचित हो गई? स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई। टेबल पर रखता है तो वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा की गणना करो, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो ऊंचाई कितनी ले रखी है इसमें? 50 सेंटीमीटर। अब देखो ऊंचाई सेंटीमीटर में है तो इसको बदलना पड़ेगा हमें, किसमें बदलते हैं? एमपीएस यूनिट या एसआई मात्रक में बदलते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किससे भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। तो 50 बटे में 100 कितना आ रहा है? 1/2 मीटर। 100 का भाग दोगे तो मीटर में बदल जाएगा, 50 में 100 का भाग दोगे 50 बटे 100 1/2 के बराबर आएगा मीटर। अतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, अतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला होता है वो कितना होगा? mgh। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। m है वो द्रव्यमान की वैल्यू कितनी है? 3 गुणा में g। अब देखो गुरुत्वीय त्वरण होता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो अपने हिसाब से 9.8 भी ले सकते हैं, इसका मान हम 10 भी ले सकते हैं, और क्वेश्चन में दे रखा है तो वही लेंगे। तो यहाँ पे नहीं दे रखा 10 ले लेंगे, चलो 10 ले लिया। इनटू में ये कितना है? h का मान 1/2। देखो इससे काटते हैं तो 5 से गया, 5 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 15 जूल। तो कितनी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आएगी? 15 जूल की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लगेगी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या देता है? देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें स्प्रिंग से रिलेटेड दे रखा है, तो स्प्रिंग ऊर्जा की गणना करनी होगी। स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं क्या दे रखा है? एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक दे रखा है, मतलब जो जो दे रखा है उसको लिख लो। तो सबसे पहले दिया हुआ स्प्रिंग नियतांक, इसमें भी लिखना था आपको, वो कर लेना। दिया हुआ है कि स्प्रिंग नियतांक कितना दे रखा है? 6 गुणा में 10⁴ न्यूटन बटे मीटर। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको मात्रक बताया था स्प्रिंग नियतांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे मीटर। तो फिजिक्स में जब भी कोई भौतिक राशि दे रखी होती है उस राशि का परिमाण के साथ मात्रक जरूर दिया हुआ होगा। अगर मात्रक नहीं है तो उसे हम कंप्लीट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो एक संख्यात्मक मान हो गया जो कि कभी फिजिक्स की किसी भौतिक राशि को व्यक्त नहीं कर सकता। एक संख्यात्मक मान, उसका मात्रक होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया स्प्रिंग नियतांक। अब क्या होगा? इसे माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर खींचने में, अब ये विस्थापन ना खींचना या फिर संपीड़न करना, तो अक्ष की वैल्यू कितनी दे रखी है? अक्ष बराबर दे रखा है हमें संपीड़न या विस्थापन 1 सेंटीमीटर। अब वही बात सेंटीमीटर में दे रखा है तो किसमें बदलोगे? मीटर में, और मीटर में बदलने के लिए किससे भाग दोगे? 100 से। तो कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर हो गया। विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो स्प्रिंग कार्य निकालना है, मैंने क्या बताया? स्प्रिंग ऊर्जा ही स्प्रिंग द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। तो ये बात मैंने बताई थी आपको कि स्प्रिंग ऊर्जा बराबर होती है स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य। तो स्प्रिंग ऊर्जा कितनी होती है? स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य, स्प्रिंग ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 k अक्ष स्क्वायर। तो स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य इधर लिखा, अतः स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य, अतः स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य, और किया गया कार्य कितना हो जाएगा? बराबर होगा 1/2 k अक्ष स्क्वायर। हो जाएगा ना ये। अब देखो k की वैल्यू में दे रखी, लिख देते हैं। तो ये लो 1/2 6 गुणा 10⁴ गुणा में, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/100। तो देखो इससे इसको काटते हैं कितना आएगा? 3। अब 10⁻2 है नीचे और 10⁻4 है ऊपर, तो नीचे वाली घात ऊपर जाएगी तो -2 बन जाएगी। तो -2 बनेगी तो क्या लिख सकते हैं इसको? 3 गुणा 10⁴ गुणा 10⁻²। अब देखो जब आधार समानों को घातें आपस में जुड़ जाएगी तो 4 में -2 जोड़ोगे कितना आएगा? 4 में से 2 घटा दो, 10⁻2 बचेगी। तो 10⁻2 को हम क्या लिखेंगे? 3 गुणा 10⁻2, और ये होता है 100 बराबर, तो कितना हो जाएगा? 300 जूल। ये आ जाएगा स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य। तो इस तरीके से हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और स्प्रिंग ऊर्जा दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस स्थितिज ऊर्जा में एक आता है सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम, उससे रिलेटेड जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये लेक्चर। आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए और एंड तक पूरा देखना।